सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। स्टेट बैंक ने 4 साल बाद शरह सूद में कमी का ऐलान करते हुए शरह सूद 20.5% कर दी है। शरह सूद में कमी का ये फैसला आज होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी इजलास कमेटी में हुआ, और जबकि रवां माली साल का जो कौमी इक्तसादी सर्वे ये कल पेश किए जाने का इम्कान है। खबरों के मुताबिक माली साल के 9 माह कर्जों और वाजबात में 4,643 अरब का इजाफा हुआ है, जिससे कर्जे और वाजबात 67,524 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब जनाब, हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने की तैयारियों में है, मगर उनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और MQM ने भी इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खुर्शीद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने बजट से मुतालिक कुछ नहीं बताया, ना ही हमें एतमाद में लिया गया है। ये भी नहीं मालूम कि बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान का बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जब मुल्क IMF से एक बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। वैसे तो माजी में भी हम देखते आए हैं कि बजट जो है IMF प्रोग्राम में रहकर ही पेश किए गए हैं, लेकिन मुआशी हालात इतने ख़राब नहीं थे जो सिचुएशन इस वक्त है। अब इस सारी सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि IMF प्रोग्राम की मौजूदगी और शराइत में क्या आवाम दोस्त बजट पेश किया जा सकेगा, कितना मुख्तलिफ होगा इस बार का बजट और इसमें कितनी कड़ी शराइत लगने जा रही हैं, ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं आगाज़ करती हूँ, डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ। ये जो इस बार IMF प्रोग्राम जो हम बेल आउट पैकेज के लिए, डील के लिए जो हम कोशिशें कर रहे हैं, ऑब्वियसली इस बजट पे कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस होगा बहुत ज़्यादा। किस तरह से देख रहे हैं आने वाला बजट? देखिए, आपने अपने इंट्रो में जो है वो चंद अहम चीज़ों को तो हाईलाइट कर दिया है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैं एक बात कहता हूँ और वो ये है कि आइंदा आने वाला बजट, जो मैंने अपनी रिसर्च की है, मालूमात ली है, क्योंकि नज़र आता कुछ है और अंदर होता कुछ है। आने वाला बजट आवाम दोस्त नहीं होगा और फिर एक गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। चाहे वो सेल्स टैक्स का मसला हो जिसमें इजाफा किया जा रहा है, पहले ही आपने इतने सेल्स टैक्स आप लेते हैं, दुनिया में जनरल टैक्स लेते हैं। जब दुनिया में जनरल टैक्स लेते हैं तो फिर फैसिलिटीज़ जो है ना वो गांव में घर घर तक दी जाती है। वहाँ मॉल भी होता है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, रोड भी होता है, कम्युनिकेशंस होते हैं। लोग वहाँ से मूव नहीं करते और वहीं कारोबार करते हैं, और जब वो कारोबार करते हैं तो फिर वो इनकम टैक्स का हिस्सा भी बन जाते हैं। हम तो यहाँ पे सुबह 6 बजे उठते हैं, पानी नलके से नहीं गिरता है, उसका भी टैक्स देते हैं। माचिस की तीली चलाते हैं, एक तीली खरीदते हैं 2 रुपए की, उसमें भी टैक्स हम देते हैं। 12 बजे रात तक हम टैक्स देते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको फैसिलिटीज़ क्या दी जाती है। दूसरी तरफ ये है कि जनाब हमारे ऊपर बिजली, गैस, पेट्रोलियम का फिर प्रेशर डाला जा रहा है। अब आप ज़रा पूछिए इन हुकूमत से, क्योंकि मैं एक जुमला यहाँ फिर कोट करूँगा, और वो ये जुमला है कि कच्चे के डाकू उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक पक्के के डाकू का एहतसाब ना करें, इनकी पकड़ ना करें, जो हुकूमत में, पार्लियामेंट में और इदारों में मौजूद है। और आज मैं एक और जुमला आपको पेश करता हूं कि जब तक कानून बनाने वाले, कानून पर अमल दरामद करने वाले और कानून तोड़ने वाले तीनों का गठजोड़ खत्म नहीं करेंगे, तीनों एक ग्रोह, उनके ग्रोह को ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क में आम पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं है, न इस बजट में न आइंदा। आप ये देख लीजिए कि FBR का इदारा है, दुनिया कहती है कि आप इस इदारे को ख़त्म कर दें। इस्लाहात की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं। क्या FBR में इस्लाहात हुई? ये वो करप्ट तरीन इदारा बन चुका है, नासूर बन चुका है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ख़त्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि इदारे अगर कमज़ोर हों, चाहे वो नैब का इदारा हो, चाहे वो FBR हो, चाहे FIA हो, तो इन्हीं हुकूमतों में बैठे हुए ये बड़े पक्के के डाकुओं को, या इन्हीं हुकूमत में बैठे हुए कानून तोड़ने वाले, कानून बनाने वाले और कानून पर अमल दरामद करने वालों को फेवर मिलती है। अब आप ये बताइए कि कहाँ पर आप जो है ये इनको
भाई गरीब आदमी टैक्स देने से मना नहीं करता। जिस तरह मैंने कहा सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपके 32 टैक्स देता है। अब आप इनसे पूछिए कि आप हर आमदनी पे जो पाकिस्तान में क्या दुनिया में है, हर आमदनी पे जो मरकज और सूबों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? रियल एस्टेट पे क्यों नहीं लगाते? ज़राअत पे इनकम टैक्स पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क आप क्यों नहीं खत्म करते हो? क्यों नहीं सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स लगाते हो? क्यों नहीं इन बड़े लोगों पर टैक्स लगाते हो? क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसलिए कि ये बड़े लोग ही कानून बनाते हैं, ये बड़े लोग ही कानून तोड़ते हैं, ये बड़े लोग ही कानून पर अमल दरामद करने की हमें देते हैं। गरीब आदमियों के लिए अब भी कुछ नहीं है। बाकी ये धंधा गोरी है अगर आप कहें तो मेरे पास इससे बड़े बड़े अल्फाज हैं कि 20 रुपए में पढ़ा पड़ेंगे, पेंशन तक पे तो आप टैक्स लगाने जा रहे हो भाई। ये आने वाले दिन जिस तरह से डॉक्टर साहब तस्वीर खींच रहे हैं, जो एक नक्शा हमारे सामने उन्होंने रखा है एहतशाम साहब, ये तो बड़े कड़े वक्त लग रहे हैं। कितना बड़ा इम्तिहान है मोहम्मद औरंगजेब साहब का, ये पहला इम्तिहान है चूँकि जो एक जानिब हम देख रहे हैं आवाम की उम्मीदें, दूसरी जानिब IMF की कड़ी शराइत है। देखिए आमना, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन में, एक्सेप्शनल हालात में ये बजट पेश किया जा रहा है और ये शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में सबसे बड़ा खसारे का बजट, सबसे बड़ा खसारे का बजट है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है मुश्किलात पेश आ रही हैं। और शायद मेरा ख्याल है इस दफ़ा 60% से ज़्यादा बजट जो है ना फॉरेन फंडिंग से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और एज़ वी स्पीक ये कहा जा रहा है कि अभी तक मैनेज नहीं हो पाई चीज़ें, जिसकी वजह से आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली मरतबा हुआ कि बजट की 2-3 तारीखें दी गई हैं, बल्कि अब तक लोग कह रहे थे कि बजट 12 को भी नहीं आ रहा। अब तो NEC की मीटिंग हो गई है कल। उधर तो ये पेश कर दिया कि चाइनीज़ विजिट था, चाइना का विजिट था वज़ीर आज़म साहब का। देखें हम ना दोनों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ IMF की शराइत हैं, दूसरी तरफ से हम जो फंडिंग चाह रहे हैं चाइना से। चाइनीज़ भी कहते हैं ना नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, उनके अपने मसले हैं। वो कहते हैं जो बैंकों से कर्जा आप लेना चाह रहे हैं वो 550 अरब रुपया जो है ना, पहले वो तो आप पे करें ना, पुराना जो आपने पे करना है बैंकों का विद इंटरेस्ट रेट, उसके बाद हम देखेंगे। तो बड़ी मुश्किलात हैं। असल बात यह है कि जो प्लान कर लिया गया, अगर सिर्फ उसी को हमने देखा जाए तो 18 ट्रिलियन के बजट में अब ये 2000 अरब के जो 2 ट्रिलियन के टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। और मेरा ख्याल है सबसे खौफनाक बात आमना इस सारे मामले में यह है कि 18 से 19% सेल टैक्स वो तकरीबन 7000 आइटम पे लगने जा रहा है। टैरिफ लाइन उनकी बढ़ने जा रही है। मतलब 2-3 मिसालें मैं आपको दे दूं। 1% GST बढ़ाने से ना 18 से 19% है। 5 रुपये चीनी महंगी होगी आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, 7 रुपये घी महंगा होगा और 5 रुपये फौरी तौर पर आपका ये पेट्रोल जो है ना इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो वनरेबल तबके हैं उनके लिए जो मसाइल और मुश्किलात आने जा रही हैं, बड़े लोगों की तो मरात नहीं, $17 बिलियन की जो है वो नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन सारी की सारी सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं। जो थोड़ा बहुत कुछ लोग ले रहे थे रिलीफ, वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर ऊपर से प्लान कर लिया गया आमना कि बिजली, गैस और इसके साथ बाकी और जो टैरिफ है उनको बढ़ा देना है। उसके बाद मुझे बताएं फिर हवा खाने के लिए भी लोगों के लिए मुश्किलात कैसे वो पूरी कर पाएंगे अपनी सारी ज़रूरियात को। तो अब देखना यही है कि हुकूमत इस सारे बजट में क्या लेके आ रही है। वैसे तो ये नारा होता है कि जी बड़ा बिज़नेस फ्रेंडली होगा और जनाब इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट होगा। असल बात है कि आपके पास कुशन नहीं है, फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं है। नतीजतन एक ही चीज़ हो रही है, और दानिश बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये क्यों आपको और मुझे स्क्वीज़ किए चले जा रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि 24 करोड़ लोगों में 50 लाख जो है ना वो टैक्स पेयर की तादाद अब हुई है। आधे लोग टैक्स देते हैं, आधे लोग निल फाइल करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। भाई क्यों नहीं आप क्यों नहीं रिसोर्स मोबिलाइजेशन तैयार हो रही? एक मुद्दत से आपको नए जो सेक्टर तलाश करने थे, वो बार बार बात आती है जिस तरह जिक्र किया गया रियल एस्टेट, वो मैं पहले भी शायद जिक्र किया था। डॉक्टर मोबुलक आज से 30 साल पहले 35 साल पहले उन्होंने कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में ये लैंडेड जेंट्री आमना कहते हैं कि 600 अरब रुपया सालाना कमाती है, 2 अरब नहीं देती। इसी तरह से आप देख लें, बाकी आप सेक्टर देख रहे हैं जो सब पे भी यही हो रहा है। हुकूमत फंस गई है कि एक तरफ वो जो शराफिया बैठा हुआ है उनके जिसमें चंगुल में फंसी है, उनसे बाहर नहीं निकल पा रही है, दूसरी तरफ उनको ये जान खा रही है कि जी ये हुकूमत चलने के लिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी नहीं चलेगी, और फिर ऊपर से यह है कि देने के लिए अवाम को कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है सख्त से सख्त शराइत IMF की हैं। IMF तो ये भी कह रहा है कि जी आप भूल जाएँ, आप सिरे से भूल जाएं ग्रोथ, बुरे से भूल जाएं बेरोज़गारी ख़त्म होना, भूल जाएं आपके जनाब आप जॉब क्रिएशन करेंगे। वो कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग करें, आप जनाब ऑस्टेरिटी मेजर लेके आएँ, अपने खर्चे कम करें। आमना एक बात तो सही है कि ये जो सारा कुछ हुआ हो रहा है, काश अपने खर्चे कम किए जाएँ, अपने खर्चे हुकूमत के
पिछले 3 वर्षों में ये 300% से ज़्यादा बढ़ गए। माशाल्लाह। अभी देखें, अगर ये चीज़ें खत्म नहीं हो रही तो उसके बाद फिर ये सारा बोझ आप पे और मुझ पे, आम आदमी पे डालेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा टेस्ट केस है। ऊपर से हुकूमत की आमना मुश्किलात में खुर्शीद शाह साहब ने इजाफा कर दिया। वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो कोई ना पूछ रहा है, ना हमसे बजट पे तजावीज़ मांगी गई हैं। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में देखना है कि हुकूमत सारा किस तरह मैनेज करेगी, ताजियों को कैसे साथ लेके चलेगी। आज आके SIFC पे लोग देख रहे हैं कि वो क्या करेगी और चाइना और IMF ने हमारे साथ क्या करना है, ये आपको परसों पता चल जाएगा। जी लगारी साहब, ऑलरेडी ये कहा जा रहा है जी बड़ी वीक सी फ्रेजाइल सी गवर्नमेंट है, फिर उसमें भी इत्तेहादियों को एक अहम मामले पे हम देख रहे हैं कि उनको नहीं एतमाद में लिया जा रहा, जिस तरह की पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करी। ये वजह क्या, इतना ढका छुपा क्यों रखा गया इस मामले को इत्तेहादियों से? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे इल्म है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से सिर्फ खुर्शीद शाह एक ऐसी शख्सियत हैं जो जरदारी साहब से भी ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपने ताल्लुकात रखते हैं और मेंटेन रखते हैं, और उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हमेशा। और अब खुर्शीद शाह ही ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो बात ही नहीं की गई हमसे कि बजट बनाने जा रहे हैं, तो हमसे तो कोई मशवरा ही नहीं किया गया है, तो ये मामला आगे कहाँ जा रहा है। और अगर ये ट्रेजरी बिल पास नहीं होता है तो फिर क्या होगा, फिर कौन से तूफ़ान से हम गुजरेंगे। डॉक्टर साहब शेर पढ़ रहे थे, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। हम इन बाजीगरों को देख रहे हैं, उन्होंने कच्चे और पक्के के डाकुओं की बात की है, एक कमाल की बात की है। कोई डाकू ऐसे हैं कि आप जो वॉल्यूम है रेगुलर ट्रेड का अपने पड़ोसियों के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, आप इसका अंदाज़ा लगाएं और फिर ये देखें कि जनाब इन तीनों ममालिक के साथ स्मगलिंग का वॉल्यूम कितना बड़ा है। आपको पता चलेगा कि जनाब आपकी गंदम में चली जाती है, आपके जितनी भी वसाइल हैं, चावल चले जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम गुनाहगारों की आंखों के सामने स्मगल होती रही हैं और हम देखते रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से कौन कौन सी चीज़ों की बोरियां भरकर कहाँ जा रही हैं और वहाँ से कैसे आ रही हैं और कैसे ये वो हो रहा है। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। आप बताएं, एक पाकिस्तान के एक रेगुलर इकनॉमी है, आपकी वाइट इकनॉमी कहते हैं, और एक जो है ब्लैक इकनॉमी है। ब्लैक इकनॉमी का वॉल्यूम जो है वो बड़ा है आपकी रेगुलर इकनॉमी से, यानी वाइट इकनॉमी से उसका वॉल्यूम जब इतना बढ़ गया हो कि हज़ारों अरब रुपए तक उसका वॉल्यूम चला जाओ, जहाँ पर आपको पता हो कि जनाब ड्रग माफिया के पास कितना बड़ा इनकम है उनकी, और जो क्लाशनकोव माफिया है, जो असला माफिया है, उसके पास कितना है, और माफियाज की बहुत सी शक्लें, चीनी माफिया, आटा माफिया, फुला ऐसी बेशुमार माफियाज हैं, और माफियाओं को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। फिर ये हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने हुकूमत करनी है, ये वोट लेने जाते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, वोट लेकर आते हैं और लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते, इन्होंने कुछ करना भी नहीं है, डिलीवर भी नहीं करना है। और ये सूरत हाल हो गई है पाकिस्तान में कि जो साहिब निसाब हैं वो सब्सिडी लेते हैं, यानी जिनको देनी है, जिनको लोगों को देना है, डिलीवर करना है, जिन्हें मुल्क को देना है, जिन्हें इस कौम को देना है, जिन्होंने इस मुल्क को अपने टैक्स की सूरत में देना है या ज़कात की सूरत में देना है, ना ज़कात देते हैं और ना टैक्स देते हैं, और जो देने की पोजीशन में भी नहीं होते हैं। अब मुझे लगता है कि जिन लोगों की तनख्वाहें 50,000 1 लाख है, वो कोई तनख्वाह नहीं है, बिल्कुल कोई तनख्वाह नहीं है। जिन लोगों की यहाँ तक पाकिस्तान की बड़ी एक आमदनी जो है लोगों की, वो तो 50,000 से कम है। लगारी साहब माजरत के साथ ये जो कहते हैं ना टैक्स देते हैं, चलें वो टैक्स नहीं देते, जो GST हुकूमत के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं दुकानदार, हर तरह के रेस्टोरेंट वाले, वो भी हुकूमत के पास नहीं जाता, वो भी खा जाते हैं GST। हाँ, GST वो लिखी हुई GST उनके बिल में शामिल होती है, लेकिन वो बिल जो है ना तो जाकर कोई क्लेम कर सकता है, और ये सारे बिल अगर हम जमा करके ले जाएं, जाकर वहाँ जमा कराएंगे, सरकार हमने तो ये बिल अदा किए हुए, हमारे इसमें से क्या छूट देंगे, तो इनकम टैक्स का महकमा हमें क्या जवाब देगा कि जनाब इसकी हम क्या छूट दे सकते हैं आपको। या जो टैक्स देता है, जो बाकायदा इनकम टैक्स देता है, वो फिर टैक्स जो अदा करता है, वो जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि माचिस की तीली पर टैक्स दे रहा है, पानी के एक घूंट पर टैक्स दे रहा है, चीनी के एक जो है चम्मच पर टैक्स दे रहा है, जो आटे के एक निवाले पर टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पर वो जो टैक्स दे रहा है, और उसके जिसके पास है नहीं देने के लिए कुछ, वो दे रहा है, और जिनके पास है सब कुछ,
वो नहीं दे रहे हैं। और उसके अलावा उनकी जो स्मगलिंग है वो अलग चल रही है, एक इरेगुलर किस्म की इकोनॉमी एक अलग पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर चल रही है। और सारे इदारे से सहूलतकार बने हुए हैं, सब सहूलतकार बने हुए हैं और उनके सहूलतकार बने हुए हैं जो टैक्स भी नहीं देते। चलें जुल्फ़िकार साहब, जिस वक्त हम देखते हैं कि इंतखाबात का मौसम होता है उस वक्त ये जमातें बड़े बड़े क्लेम कर रही होती हैं, वादे किए जाते हैं जी आएंगे और रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब कोई ऐसा वक्त आता है उस वक्त ये कहा जाता है जी इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल ही ऐसी है कि उसको स्टेबल करने के लिए ये मामला किए जा रहे हैं, कड़े किस्म के फैसले लेने पड़े, मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं। सर इस बार का जो बजट है वो कितना आपको लग रहा है कि मुख्तलिफ होगा और क्या रिलीफ की कोई उम्मीद रखनी चाहिए सूरत हाल को देखते हुए? देखिए, तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मोहतरम पैनलिस्ट, उन्होंने तो सब कुछ बता दिया। इस वक्त ठीक आप कहती हैं कि सब सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर जब आते हैं और उसके बाद जब उनको सूरत-ए-हाल पता चलता है, बल्कि सूरत-ए-हाल को पहले भी पता होती कि हम नहीं कर सकते, और फिर आकर फंस जाते हैं और उसके बाद यही कर रहते हैं कि रिलीफ 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 रिलीफ। उसके बाद जब बजट पेश करते हैं तो बजट में वो चीज़ें दे नहीं सकते हैं और कहते हैं कि जी मुल्की हालात ऐसे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुल्की हालात वाकई वो है। लेकिन जो हमारे पैनलिस्ट ने जिस तरफ इशारा किया कि आप जो प्रिविलेज क्लास है वो अपने खर्चे अखराजात तो कम करे ना। सबसे पहले स्टार्ट ठीक है, ये वज़ीर आज़म ने और उनकी काबीना ने कह दिया कि हम सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन अपने दौरों पे अपने स्टाफ, अपने खर्चे अखराजात, पेट्रोल, उस पर भी वो कम करें। इसी तरह चारों सूबाई असम्बलियाँ या चारों सूबे जो है चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट्स वो भी कम करें, आधी तनख्वाह ले लें, अगर तनख्वाह लेने हैं तो बाकी मराद ज़रा कम करें। अब गाड़ियों की एक पूरी लाइन्स हर मिनिस्टर के पास, फेडरल सेक्रेटरी, सूबाई जो सेक्रेटरीज हैं उनके पास है, तो वो ये खर्चे अखराजात आप कम करेंगे तो वाकई सही मानों में आप जो है वो अपना जो करंट आपका एक्सपेंडिचर है उस पर काबू आप पाएंगे। अदरवाइज ये चीज़ें चलती रहेंगी। और फिर ये है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट इत्तेशाम साहब ने रेज किया कि ये GST को आप 1% भी बढ़ाएंगे, उससे इनडायरेक्ट बोझ पड़ेगा आम आदमी। आपको तो आम आदमी को रिलीफ देना है। अगर आम आदमी को आप रिलीफ देंगे और आप वो ताजर दोस्त आपने जो स्कीम वो किया उसमें भी अभी तक कोई खातिर खा कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आपने करना है वो जो लोग। और होटलों में जितने जिस तरह भी बताया कि होटलों में जो रसीदें बनती हैं कि क्या वो FBI के पास जाती हैं, FBI उनसे कोई हिसाब लेता है, वो तो बता ले लेते हैं और उसके बाद सब इस तरह छूट जाता है। तो आपके 18 मिलियन पे जो है वो सारा या 3.5 मिलियन यानी 35-34 लाख जो है टैक्स पेयर है, उसमें से आधे से ज़्यादा वो सैलरीड क्लास है। बाकी वो कुछ कारोबारी वो है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे अगर टैक्स आप ज़्यादा बढ़ाएंगे फिर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो फ़रोग पाएगी। और हमारे मुल्क में है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें अब काबू नहीं हो रही हैं। तो उन चीज़ों पर तवज्जो इनको देने की ज़रूरत है। आज वो कि 4 ट्रिलियन जो है वो डेवलपमेंट प्लान इनका होगा, जिसमें सूबों का भी हिस्सा है, उसमें फेडरल PSDP भी है, पावर सेक्टर भी है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी है, तो वो चीज़ें हैं। अब वो किस तरह उसको काबू करते हैं, लेकिन मुझे रिलीफ कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता कि रिलीफ किस तरह देंगे। उनके पास कुछ नहीं है, एक तरफ IMF है, दूसरी तरफ चाइना है। चाइना को जाके जो भी इन्होंने किया, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जब तक कारोबार नहीं होता, जब तक चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी चलें, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है एक ब्रेक के बाद। जी जी आपको ये खवातीन के साथ आमना बहुत ज्यादती होने जा रही है। मैं देखो जो आज रिपोर्ट आई है उसमें डिटेल में ये कुछ दिया गया है कि जो जो चीज़ें महंगी होने जा रही है खवातीन के लिए, उसमें अगर आप 1 सेकंड रुके तो मेकअप का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़े, लेदर के दर्जनों मसालिया जात हैं। उसके बाद फिर ये आपकी नूडल्स, बर्तन, स्मार्ट वॉचेस, घड़ियाँ, फिर उसके बाद लोशन और फेस क्रीम, फेस पाउडर, फाउंडेशन स्टिक, आई पेंसिल, मस्कारा, लिपस्टिक, पेंसिल, लोशन, मसनूई ज्वेलरी, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे। अब देखें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि जहाँ पे वो टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। चलिए, बड़ा सोच समझ के वो जो है वो बजट प्लान करना पड़ेगा अपने घर का। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्रिकेट पे बात होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसा खेल है
जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली एक स्पोर्ट्स समझी जाती है, और इसमें अगर हम बात करें आम आदमी से लेके ऐवानों तक बड़ा इंटरेस्ट इसमें लिया जाता है, फेस्टिविटी की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से अबतर सूरत हाल रही है क्रिकेट की, और इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम बार बार कभी कहा जाता है जी टीम में कुछ इख्तलाफात हैं, कभी कप्तान पर ये मामला डाल दिए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जिस तरह से आज मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनका एक बयान भी आज हम देख रहे हैं ज़ेर बहस है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, और सारी सूरत हाल को देखते हुए जो हमने जिस तरह से पहले अमेरिका से मैच हारा वो एक शौक था, उसके बाद हमने देखा कि कल एक मैच आसान टारगेट जो बॉलर्स की जानिब से सेट किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो मैच पाकिस्तानी टीम के हाथों से निकल गया और हम 6 रन से हार गए। अब ये जो बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा, इस सारी जो सिचुएशन की जिम्मेदारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अब तक की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी किसके सर पर है, और कहाँ कहाँ क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। मैं जुल्फ़िकार साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पिछला, मुझे आई रिमेंबर जो लास्ट हमारा T20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले जो एशिया कप था, उसमें भी ये कहा गया जी बाबर आजम जो हमारे कैप्टन हैं उनको चेंज कर दिया जाए, उखाड़ पिछाड़ की गई। ज़का अशरफ साहब उस वक्त चेयरमैन थे पीसीबी, कुछ उखाड़ पिछाड़ हुई, सूरत हाल हमें कुछ बेहतरी की जानिब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दी। उसके बाद अब फिर देख रहे हैं कि सिचुएशन ख़राब है, इस T20 में तो मज़ीद अबतर हो गई है। कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारों पे तो तयन करना चाहिए ज़रूर, और कुछ रद्द-बदल ज़रूर होती है कि आप ये करें, लेकिन बहुत ठंडे दिमाग से। जज्बाती कोई फैसला या जज्बाती कोई बयान देने से मामला ठीक नहीं होंगे। आप उन चीज़ों को देखें कि जिन चीज़ों की वजह से किसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, और ये नहीं कि एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस ये रही तो आप उसको फ़ौरन वो कर दें। ये देखें कि उनके पीछे रिकॉर्ड उनका देखें, जिनका भी, चाहे बाबर आजम है, चाहे टीम के दूसरे वो हैं। और मेरे नज़र से हमारी कौम जज्बाती भी है। अगर यही मैच किसी और टीम से हार जाते तो शायद रंज होता, लेकिन इतना नहीं होता। हमारा एक हरीफ है इंडिया से नहीं हारना चाहिए, बाकी सबसे हारना चाहिए। ये हम उसको ज़रा स्पोर्ट्स भी नहीं लेते हैं, एक राइवलरी में लेते हैं। और अगर परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान टीम ने भी अपने के बॉलर्स ने जोर लगाया, उनके बैट्समैन को भी जेर करने की कोशिश की। टारगेट होना तो ये चाहिए था कि उनका टारगेट तो 150 और 180 तक जाता, 150 तक चला जाता जी। लेकिन रोके रखा उनको, 119 से आगे जाने में दिया, फिर चेस करते रहे। उनके बॉलर्स ने भी बड़ा जोर लगाया, हमारे बैट्समैन भी जो है उसमें उसको आप देख लें। अब उसमें मेरे ख्याल में डबल डिजिट तक बहुत से लोग नहीं थे, हमारे भी यही तो 6 रन। अगर लास्ट 3 ओवर्स में, अगर 4 ओवर्स में अगर 2 ही चौके लग जाते, मेरे ख्याल में हम मैच जीत जाते। मुकाबला पाकिस्तानी सर हर बार हम ये बातें करते हैं, अगर बैटर्स परफॉर्म करते हैं तो बॉलर्स परफॉर्म नहीं करते। कब ऐसा दिन देखेंगे कि जब पूरी टीम एज अ होल परफॉर्म करेगी? हमें तो पॉइंट आउट करनी है बेसिकली कि गलतियां क्या हो रही हैं, क्या सख्ती नहीं की जा रही। जी आमना, मैं यही कह रहा हूँ कि उसको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आप कतई ये नहीं कह सकती कि सब के सब हमारे जो है वो टीम बिल्कुल नाकारा थी, नहीं सही। अगर ऐसे होते तो फिर वो तो 50 में आउट होके आ जाते, ऐसा नहीं है। और अगर जो क्रिकेट के को बहुत ऑब्जर्व करने वाले वो हैं, वो 1985 में जब इमरान खान साहब अपने पीक पे थे, वहाँ जो एक शारजा में जो एक मैच हुआ था, उसका भी हवाला देते हैं कि बहुत उन्होंने जोर लगा के वो किया, और 14 रन पे 6 विकेटें लिए उसने इमरान खान साहब ने। लेकिन उसके बावजूद भी जो है 38 रन से जो है हमारी टीम जो है वो हार गई। तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त ये लड़के भी नहीं थे। तो बात यह है कि चेंजेस ज़रूर होनी चाहिए। एक तो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस और ये तमाम चीज़ों से हट के टीम को वाकई एक उसको प्रोफेशनल उस पर वो करना चाहिए। अब ये और अगर मोहसिन नकवी साहब को अगर देख लें, मोहसिन नकवी साहब खुद देखें कि उनका अमल दखल कितना है या क्या उनका टेनोर कितना है। ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल सारी जिम्मेदारी खुद ले लें, उनका टेनोर कितना है।
उन्होंने वाकई को इंटीरियर मिनिस्ट्री पे जितनी तवज्जो दे रहे हैं, इस पे इतनी तवज्जो उन्होंने टीम पे दी। ये सरसरी जो है इनको रिपोर्ट दी जाती रही कि ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे। चीज़ों को मेरे ख्याल में रेशनल अंदाज में लेना चाहिए। बड़ी हजीमत का सामने लगा रहे साहब, हमें अब 2 मैचेस हमारे अगले जो होने हैं ग्रुप मैचेस, वो दोनों जीतना जरूरी है बड़े मार्जिन से, और यूएस को दोनों मैचेस हारना जरूरी है। क्या करें हम, कैसे ठीक करें मामला को? 92 में भी यही हुआ था, अल्लाह के फजल से कोई हार गया था, अल्लाह के फजल से कोई जीत गया था, इस वजह से हमारे लिए जगह निकली थी। तो उस वक्त 92 में भी हमारी हालत कोई अच्छी नहीं थी, उस वक्त यही सूरत हाल थी। बात यह है कि आपने क्रिकेट की बुनियादें खोद कर, जो क्रिकेट वो है हमारा खेल है, इस खेल की पिच आपने उजाड़ दी है, उसको उखाड़ कर एक तरफ फेंक दिया है और 6 घरों तक महदूद कर दिया है कि आपका ताल्लुक कोयटा ग्लैडिएटर से है, कराची किंग्स से है, मुल्तान सुल्तान से है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, या लाहौर कलंदर से है, या पेशावर ज़ल्मी से है। अगर कहीं से नहीं है तो फिर आपका ताल्लुक कहीं से भी नहीं है। पहले बैंकों की अपनी टीमें हुआ करती थी, कौमी इदारों की अपनी टीमें हुआ करती थी, PIA की अपनी टीम हुआ करती थी, KPT की अपनी टीम हुआ करती थी, अंडर 19 अपनी टीम हुआ करती थी। फिर जो है हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे, कैडेट ट्रॉफी क्रिकेट खेला करते थे। वो सारे मामला ख़त्म हो गए, क्रिकेट का खेलना इस तरह से ख़त्म हो गया। अब क्या वो जो है एक सिमटा कर वो हमने चंद हाथों में दे दिए क्रिकेट, जाइए जनाब आप क्रिकेट का फ़रोग के लिए काम कीजिए। क्रिकेट रही नहीं है, आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। अब आप देखें ये जो अमेरिका के जिस खिलाड़ी की वजह से वो हमसे मैच जीते हैं, वो बॉलर जो था वो बॉलर हैरत अंगेज़ बात है कि वो क्रिकेटर वो जो है वो है पार्ट टाइम क्रिकेटर है, वो पार्ट टाइम बॉलर है, फुल टाइम वो एक इंजीनियर है और उस तरह से वो काम करता है। और जो है वो पार्ट टाइम क्रिकेटर था, उसने ऐसी कमाल की क्रिकेट की कि हमें पछाड़ के रख दिया। और अमेरिका जो वैसे नहीं था, यानी कि अमेरिका में तो इसलिए अमेरिका क्वालिफाई किया है कि अमेरिका जो है वो उसमें वो हो रहा है, टूर्नामेंट वहाँ हो रहा है, आपके वर्ल्ड कप जो है T20 का वहाँ हो रहा है। वो वैसे उसने क्वालिफाई नहीं किया, उसने इस बुनियाद पर क्वालिफाई किया कि जो है वो उसके मुल्क के अंदर ये हो रहा है। सही। तो आप क्रिकेट के लिए कहाँ आपने इस पे छोड़िए, जिस तरह तमाम इदारों का सत्यानाश हुआ है, इसी तरह हमने क्रिकेट का भी बतौर खेल इसकी पिच उखाड़ के हमने फेंक दी है और बल्ले भी उठाकर फेंक दिए हैं और विकेट उठाकर हम घर ले गए। ये सूरत हाल है। इत्तेशाम साहब, जिस वक्त कल मैच जारी था, मुराद अली शाह साहब कल उनका स्टेटमेंट में देख रही थी, वो कह रहे थे जी IMF का एक इन्फ्लुएंस है, इसलिए हम US से हार गए मैच। तो ये इंडिया के साथ कौन सा इन्फ्लुएंस था जो हम वहां पे भी 6 रन से हार गए? कल क्या हुआ, आप क्या समझ रहे हैं? अखलाक भी अनवर मकसूद साहब ने पहले कहा था कि जी IMF के दबाव की वजह से मैच हार गए। देखिए हम ना दयानतदारी की बात यह है कि अब मैं भी 4-5 घंटे कल TV देखा मैंने, और ये सोच के देखा कि शायद ये मैच जीत रहे हैं तो बैठे रहो। देखिए अब माज़रत के साथ जितनी डिसअपॉइंटिंग और डिस्कस्टिंग परफॉर्मेंस हमने कल दी है ना, मेरा ख्याल है इस पर जितना क्रिटिसिज्म बनता है वो कम है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखा हमारे जुल्फ़िकार भाई ने। देखिए बात है कि हम ना ये मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तक मेरा ख्याल 5 या 6 T20 हमने खेले हैं हालिया दिनों में हिंदुस्तान के, एक हम जीते हैं, बाकी सारे बिल्कुल। चले लोग कहते हैं कि आप एक ढंग से हारे ना, मतलब आप फ़र्ज़ करें आप T20 में 180, 85, 200 बना के हार जाए ना, जैसे 1-2 दफ़ा हारे हैं तो लोगों को दुख नहीं हुआ। मतलब 119 रन को चेज़ करना मतलब एक ये कोई बात थी, और फिर शुरू में बड़ा ठीक लग रहा था, इतने प्रेशर में खेले हैं। अच्छा आप देखें कि जितने लोग इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, आप जो 1 डाउन लड़का आया उसको आप देखें परफॉर्मेंस, उस्मान, उसने एक बॉल भी जो है ना लगता है कि सुकून से नहीं खेली, इतना डिस्टर्ब था वह। अब बात थी कि हम ना ये अपना आदमी कल्चर, ये सिफारिश ये भरी हुई हमारे यहाँ। माज़रत के साथ आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये बयान दे रहे हैं, बड़े दिनों से पहले लंदन गए, फिर यूरोपियन यूनियन गया, अमेरिका में है कि जी सर्जरी की ज़रूरत है। भैया आप इंटीरियर मिनिस्ट्री भी संभाली है, ये भी संभाला हुआ है, अरबों रुपए का बजट है, 20-25 लाख रुपए तनख्वाह भी है। पुलिस का एक पार्ट टाइम काम नहीं है, पुलिस का एक दस्ता भेजते, सर्जरी कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब देखें ना अब होना ही चाहिए हम ना कि मतलब वैसे बाय द वे लगारी साहब, ये हॉकी और स्क्वॉश के बाद मुझे लगता है ये क्रिकेट को भी हम डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। और ये एक सिफारिश के चक्कर में वैसे तो कहा जाता है कि जी हर लेवल पे वो क्यों मैच देखेंगे। अच्छा उनका भी इंटरेस्ट लूज हो रहा है। लोग आप हम ना देखें, लोग जो गाली गलोच करते हैं, लोगों ने इतनी कल गालियाँ दी हैं, इतना गुस्से का इजहार किया हर जगह पे, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कि भाई आ जाके थोड़ी बहुत हमारी यही प्राइड थी वो भी आपने छीन ली है। सिर्फ इस बुनियाद पे छीन लिया है कि भाई आपको लेसन लर्न क्यों नहीं किया आपने। अगर वो नहीं चल पा रहा जिस पे उस पर बड़ा बोझ है, उसकी अपनी क्रिकेट भी ख़राब हो गई है अपने बाबर आजम की,
तो उसको हटा दें, किसी और को बना के देख लें। उसको भी कल मैंने दबाव में देखा और थोड़ा सा रिजवान खेला, लेकिन एक शॉट मारी उसने, उसके बाद वो भी आउट हो गया। तो उनकी भी तो आप देख लें, उनका तो आखिरी बैट्समैन तक हिंदुस्तान का जो है ना वो उनका बॉलर भी खेल रहा होता है। हमारे यहाँ 4-5 के बाद तो बस फिर तुक्के और फिर हम जिसको कहते हैं दुआओं पे रह जाते हैं। अब सारी कौम बैठी है कि अच्छा वो हारेगा, वो जीतेगा, उसके बाद फिर हमारा 92 में जिस तरह हम ऊपर आए थे उस तरह आ जाएंगे। बस अब हम ये कैलकुलेशन करते रहेंगे, दुआएं या कैलकुलेशन यही होगा, वो हार जाए, वहाँ बारिश हो जाए, ये मामला चलते रहे और फिर हम आगे बढ़ें। एहतशाम साहब आपका पॉइंट आ गया, डॉक्टर साहब की जाने बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये टीम में ही सर्जरी की ज़रूरत है, बड़ी सर्जरी की, या पीसीबी इंतजामिया में भी है? कहाँ से मामला शुरू किया जाए ताकि एक जो खेल रह गए वो बच जाए? सबसे पहले तो सर्जरी जो है वो जनाब चेयरमैन पीसीबी साहब अपने लिहाज से करें, चेयरमैन से चलें, फिर सिलेक्टर्स, कोच और फिर टीम पे आए। क्योंकि आप ये बताइए चेयरमैन साहब पूरी कौम को कि आप इस पोस्ट के अहल हैं, मेरिट पे हैं आप? क्या आपको पता है कि लाल गेंद क्या होती है, सफ़ेद गेंद क्या होती है, पिंक गेंद कब चलाई जाती है, किस मुल्क के अंदर 100 आपके उसका गेंदों का मैच होता है, किस टीम के अंदर T20 कब 10 कब होता है? माजरत के साथ आप 2 अहम तरीन हसास फुल टाइम ओहदे लिए हुए हैं, सिर्फ सिफारिश पे, और आप सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी किसकी करेंगे? अपने से शुरू करें। एक दूसरा ये है कि आपने अपने पसंद के एक नॉर्मल सेलेक्टर को चीफ सेलेक्टर बना दिया, और वो वहाब रियाज को, जिसको क्रिकेट का इतना पता भी नहीं है, क्रिकेट खेला बहुत है, ज़रूर खेला होगा, लेकिन इससे अजीम सिलेक्शन के खिलाड़ी मौजूद हैं हमारे पास। सर, ये हमारी निगरान कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं ना वहाँ पे। क्या तकलीफ होती है, हमें ज़हीर अब्बास नज़र नहीं आते हैं, माजिद खान नज़र नहीं आते हैं, मोहसिन हसन खान नज़र नहीं आते हैं, हमें आपके सरफराज नवाज नज़र नहीं आते, बड़ा नाम है, हमें ये नज़र नहीं आते हैं, हमें मोहसिन नकवी नज़र आते हैं। अब आप ये बताइए कि उन्होंने जो चीफ सेलेक्टर लिया उसको पहले सिलेक्शन की उसने, और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं ऐसा हुआ कि 15 रुकनी टीम के साथ 15 रुकनी पर्सनल्स गए, और ये चीफ सेलेक्टर को नवाजने के लिए यही जो मेरिट की बात कर रहे हैं ना, यही इन्होंने उसको सीनियर मैनेजर बनाकर अमेरिका भेज दिया। भाई चीफ सेलेक्टर का क्या काम है? दूसरा, बाबर आजम को आपने दोबारा कप्तान बनाया, जो एशिया कप में पाकिस्तान को 6 टीमों में 4थे नंबर पे लाया, और जब नेपाल और अफगानिस्तान नीचे थे। दूसरा, आपने वर्ल्ड कप जो इंडिया में बुरी तरह पाकिस्तान को शिकस्त दी, आपने उसको कप्तान बना दिया। उस कप्तान का नसर ये हुआ कि 2 इंग्लैंड में मैच बारिश ने आपकी इज्जत रख ली, और 2 में आप बुरी तरीके से शिकस्त खाए हैं। भैया ये सिफारिशी की टीम है। अब जो टीमें सिलेक्ट हो रही हैं, ये कोई डोमेस्टिक क्रिकेट से नहीं हो रही है, जिसका जिक्र अभी बड़ी तफसील से अच्छा जिक्र किया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी। आप PSL से भी नहीं करते। PSL में जो लोग जिन्होंने इस वक्त मेरिट दिखाया है, आपने उनको भी सिलेक्ट नहीं किया है। मैं एक का नाम सिर्फ लेता हूं, जाइए उसामा मीर से मिलिए, जो जिसने सबसे बेहतरीन बॉलिंग की। क्यों वो नहीं आया? क्योंकि अजहर महमूद नहीं चाहते थे। अजहर महमूद कौन है? उन्होंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है, और उनकी बेगम ने, जिस तरह इंजमाम ने रिजवान और बाबर के साथ मिलकर और तला रहमानी के साथ मिलकर साया कॉरपोरेशन खोली थी, और चीफ सेलेक्टर थे कि जो इस कॉरपोरेशन को टच नहीं करेगा वो टीम में नहीं आ सकता। जो अजहर महमूद की कॉरपोरेशन को, जिसमें उनकी बेगम हिबा इबाद जो उनकी कंसल्टेंट है, डायरेक्टर है, वो टच नहीं करेंगी, वो इस टीम में नहीं आएगा। ये टीम सिलेक्ट करती है, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये साया कॉरपोरेशन करती है, क्योंकि आज भी कप्तान बाबर आजम है, वो एसोसिएटेड है, शेयर होल्डर है, रिजवान भी उससे रिलेटेड है, और ये अजहर महमूद साहब और अजहर महमूद प्राइवेट लिमिटेड। अब आप ये बताइए कि कौन सा मेरिट है? ये अपने चंद दोस्तों को लेके आते हैं। शादाब क्यों आता है? अभी बहुत सी बातें हम ऑन एयर नहीं कर सकते। बाबर आजम साहब से पूछिए आपकी क्या परफॉर्मेंस है एज ए। जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो एक अच्छे कैप्टन भी साबित हों, एक अच्छे आप मैनेजमेंट में भी साबित हों। हमारे पास बेहतरीन लोग मौजूद हैं, लेकिन अफसोस होता है हमें कि हम मैच फिनिशर तो नहीं है वैसे बाबर आजम साहब। पीसीबी का चेयरमैन भी सिफारशी, उसके बाद उसके सिलेक्टर भी, कोच भी सिफारशी, और पूरी टीम सिफारशी है। आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि T20 कैसी खेली जाती है। उसने, इंग्लैंड ने, इसके बावजूद के 207 रन था,
प्रेशर नहीं लिया और किस तरह खेला था। आप T20 खेलने गए थे, ये टेस्ट मैच खेलने गए थे। यकीन में ये तमाम अहम तरीन जो क्रिकेटर हैं वो ये कह रहे थे कि एवरेज टीम भी नहीं है और इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी और इसको लेके गए। खुदारा वजीर आजम साहब, सियासत को हटाइए, आपने इदारों को तो तबाह कर दिया है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, अब खेलों को तबाह कर रहे हैं। और सही कहा तशाम साहब ने, हॉकी तबाह हो गई है, फुटबॉल तबाह हो गई है, स्क्वाश तबाह हो गया है, अब ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। इस तरह के पॉलिटिकल लोगों को जिनके पीछे सिर्फ सिफारिश है, ये सिफारिशों को लेके आते हैं और सिफारिशी मैच खेलते हैं, तो कैसे पाकिस्तान जीतेगा भाई, किस तरह जीतेगा? इत्तेशाम साहब, जो ये जो भी सियासी लोग जो चेयरमैन पीसीबी बनकर बैठे हुए हैं, अभी अगर देखा जाए नजम सेठी साहब, ज़का अशरफ साहब, ये तमाम वो लोग हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं रहा। रमीज़ राजा साहब जब थे तो आप समझते हैं कि वो एक अच्छी चॉइस थे, क्योंकि क्रिकेट का नॉलेज था, क्रिकेटर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, तो ये क्या वजह पेश आई कि उनको हटा दिया गया या अब उनको लाना चाहिए, क्या समझते हैं आप? ये आपका बहुत ही आपका ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आप ना देखें, ये रमीज़ राजा के ऊपर इतना ज़बरदस्त इत्तेफाक था, लिखने वाले, बोलने वाले, अखबारात के एडिटोरियल, उसके बारे में इतनी अच्छी राय थी कि सब ने कहा कि मेरिट पे आदमी है और उसने जितनी अरसा रहा मेरिट पे रहा। लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से PMLN ने ज़ोर लगा के कहा जी नजम सेठी को लेके आना है, अब देखिए उसके बाद फिर ज़का अशरफ साहब को मुझे नहीं लगता कि कभी स्टिक भी उन्होंने पकड़ी होगी, उनको बना दिया गया। और पीपल्स पार्टी ने तो जान लगा दी कि नहीं भाई ये तो वजारत हमारी है, लिहाजा हम अपना बंदा लगाएंगे। ये अपना आदमी कल्चर ने बेड़ा गर्क कर दिया लेके, और अपने स्पोर्ट्स के बाद अब अपने क्रिकेट के बाद सही कह रहे हैं कि भाई अब इसको भी ख़त्म कर रहे हैं, ये भी तबाही की तरफ जा रहा है। अब देखना यही है कि हम ना जितना दबाव पड़ रहा है आम आदमी का लोगों का, इसके बाद क्या करते हैं। 20 माह में पाकिस्तान में 4 PCB के चेयरमैन तब्दील हुए हैं इंटरेस्ट की बुनियाद पर। दुनिया में कोई एक जगह बता दें, कोई एक जगह। लेकिन अब तो ना पीपी, अब देखें ना, अब अगर यही आलम रहेगा तो हम ना अब ये बड़ा शदीद दबाव हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई क्या, पहले तो सियासत में गालियां पड़ रही थी, अब क्रिकेट में भी और स्पोर्ट्स में भी पड़ रही हैं, तो मेरा ख्याल है अब कहीं तो लेसन लर्न कर लें। जी हाँ, चले जी, खुदा के लिए रिजाइन करें जनाब नकवी साहब, जाकर एक ओहदा खुद हो जाएगी, बिल्कुल वही संभालें। खुदा के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट पे रहम करें। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप इस ओहदे से रिजाइन करें। अगर थोड़ी सी भी अखलाकियात आप में है तो जाएं। 2 फुल टाइम ओहदे आपने रखे हुए हैं और ये ओहदा ऐसा है PCB का कि मोस्टली आपको इंटरनेशनली विजिट करना पड़ता है। चलें सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। क्रिकेट में जो मुदाखला है, हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि जनाब ये सिचुएशन इसलिए बनी हुई है, जब तक मुदाखलत चलती रहेगी, सियासी मुदाखलत हो, तो तब तक ये मामला ऐसे ही जूं के तूं रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।